साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। यह भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज का छठा लेक्चर है। इसके जो पहले के 5 लेक्चर हैं उनको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके बारे में समझेंगे। क्या है, कैसे उससे निपटा जा सकता है और और कैसे उसको दूर करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, फिर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें चिट फंड और ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी बिल, ये सब वही आएंगे। फिर उसके बाद शेयर मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका जो है BSE NSE और सेंसेक्स तथा निफ्टी आदि पर चर्चा की जाएगी। म्यूचुअल फंड इत्यादि विषयों पर चर्चा की जाएगी, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA जो है ये वर्तमान में भारत की बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते हुए NPA की समस्या का सामना कर रही है। इसके दो प्रकार हैं। ये 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय जो बैंकों का लाभ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली कैसे कार्य करती है कि वो जमाओं को स्वीकार करती है, फिर उन्हें लोन दे, फिर ग्राहकों को लोन देती है और उस लोन पर ब्याज दर जो है कुछ ब्याज जो है आरोपित करती है, जिससे कि उसे लाभ होता है। तो ये लाभ होता है, ये बैंकों को इसी प्रकार से लाभ होता है। लेकिन NPA का मतलब क्या है, अगर उसने लोन दिया है और लोन वापस ही ना आए तो उसके लिए फिर लाभ कहाँ से रह गया, घाटे का सौदा हो गया। तो ये समस्या जो है बैंकिंग सेक्टर में, इसमें प्रमुख समस्याओं में से एक है। ठीक है, अब देखते हैं 2 प्रकार के उत्पन्न होते हैं। पहला क्या है, बैंकों की भुगतान क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जो समस्याएं हैं कि NPA से जो है बैंकों की भुगतान क्षमता कमजोर हो जाती है। जैसे जो पैसा दिया था जब वापस ही नहीं आएगा तो उसके पास जो है फंड की कमी हो जाएगी, तो अन्य लोगों को वो पैसे देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, नए ऋण देने के लिए संसाधन कम हो जाते हैं, इससे ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब जब बैंकों के पास पैसे कम होंगे तो वो कम लोन देंगे, जिससे कम निवेश होगा, और निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, रोजगार के अवसर कम होंगे, मांग। ठीक है, तो जब रोजगार के अवसर कम होंगे तो मांग कम होगी, और जिससे क्या होगा, आर्थिक ग्रोथ कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि NPA होता क्या है। देखिए इस वाले पैराग्राफ में बताया गया NPA होता क्या है। NPA बैंकों द्वारा दिए गए ऋण होते हैं। ठीक है, NPA बैंकों द्वारा दिए गए ऋण, ब्याज अथवा किस्त। देखिए ब्याज अथवा किस्त भुगतान में 90 दिन का विलंब हो जाए, 90 दिन से अधिक का विलंब अगर किस्त और ब्याज के भुगतान में हो जाता है तो वो जो है NPA कहा जाता है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में NPA 2 फसल के बाद होता है। जो ऋण होगा वो 2 फसलों के बाद NPA माना जाएगा। अब इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, सब स्टैंडर्ड। देखिए सब स्टैंडर्ड क्या होता है, 1 वर्ष तक अगर जो है ब्याज नहीं आता है, ठीक है, या किस्त भुगतान नहीं होती है, तो उसे सब स्टैंडर्ड श्रेणी में रखेंगे। दूसरा क्या है, डाउटफुल। अगर 1 वर्ष से अधिक तक के लिए वो NPA रहता है ऋण, ठीक है, तो उसे डाउटफुल रखेंगे। और लास्ट मतलब जो खोया हुआ मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये वापस नहीं होगा तो वो लास्ट हो जाता है, वही जो है NPA फिर बैड लोन हो गया। ठीक है, वो जो है बैंकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। अब RBI जो है वो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अब देखिए ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो हम कह देंगे RBI द्वारा। ठीक है, में बैंकों के, देखिए अब RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने बताया कि बैंकों का NPA का 5%, मतलब कि टोटल जो है 5% है, अर्थात 3 लाख करोड़ रुपए है जो वसूली जानी है। अगर ये वसूली गई तो क्या हो सकता है, क्या हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, तो आगे ये बताते हैं। अगले पैराग्राफ में ये देखते हैं हम। ठीक, अगले इसमें देखिए क्या है कि अगर ये NPA जितना हुआ है ये वापस आ जाए हमारे मतलब बैंकिंग सिस्टम में, तो क्या होगा कि सरकार बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि होगी। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा लोन देंगे, जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। और नीतिगत दरों में कटौती होगी। अब देखिए नीतिगत दरों में और कटौती होगी, जिससे
जो है ठीक है, जब एनपीए ज़्यादा, जब ये सारे पैसे आ जाएंगे तो नीति दरों में कटौती करेंगे जिससे कि और पैसा आ सके, तरलता आ सके, निवेश में बढ़ोतरी होगी। अभी मैंने बताया कि ब्याज वो जो लोन ज़्यादा देंगे तो लोगों के पास जो है जब बैंकों के पास संसाधन होंगे तो लोन ज़्यादा देंगे तो लोग निवेश करेंगे। ठीक है, किसी कृषि आधारभूत संरचना में निर्माण होगा। मतलब जब वही है लोन, जब एनपीए मतलब बैंकों के पास जो एनपीए हो रहा है वो पैसा अगर बैंकों के पास होगा वो जो है नए और जो आधारभूत संरचना है उसमें जो है अधिक निवेश करेंगे। ऋण में कृषि को बढ़ावा मिलेगा। हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देखा था कि जो टोटल ऋण है उसका 40% जो है प्राथमिक सेक्टर में देना पड़ता है, जिसमें 18% आपको कृषि क्षेत्र में देना पड़ता है। जब बैंक ज़्यादा लोन देंगे तो उसका जो 18% होगा वो भी तो ज़्यादा होगा ना, तो इससे जो है कृषि क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था को मजबूती और विकास की गति प्रदान होगी। अभी बताया हमने कि शुरू में ही बताया था, जैसे जो बैंकों के पास ऋण देने के संसाधन अधिक होंगे, जो होंगे वो अधिक ऋण देंगे जिससे कि निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, फिर उससे जो है अधिक रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो उनको आय होगी जो रोजगार लोगों को, तो उससे जो है मांग बढ़ेगी जिससे जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ जाएगी। अब एनपीए बढ़ने के कारण हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि क्यों जो है भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एनपीए बढ़ रहा है। तो सबसे पहला कारण है बड़ी परियोजनाओं व सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया कर्ज। अब जैसे जो सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू करती है उसको जो है उसमें वो सरकार जो है एक वो निजी कंपनियां होती है, सरकार जो पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पे होता है, तो उसमें सरकार जो है सिक्योरिटी का काम करती है, तो उसमें जो बैंक होते हैं वो लोन आसानी से दे देते हैं। ठीक है, तो और वो वापस जब नहीं होता है, जब वो जो उस परियोजना से उस कंपनी को लाभ नहीं होता है तो वो कैसे पैसा चुकाएगा, तो वही एनपीए हो जाता है। दूसरा क्या है, सरकारी बैंकों में राजनीति जी बैंक इस प्रकार के दबाव से मुक्त रहते हैं। अब सरकारी बैंकों के जो सीईओ नियुक्त होते हैं इनमें जो है हमेशा राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहता है, जिसको लेकर जो है जो इसको लेकर ये जो है इनको अधिक स्वायत्ता नहीं मिल पाती है बैंकों को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण, अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता आ जाती है तो अचानक से जो मान लीजिए कोई तेल की कंपनी थी, ठीक है, जो कच्चे मतलब कि जो कच्चा तेल आयात करके वो कर रही थी, क्या बोलते हैं, कच्चा तेल आयात करके यहाँ पे वो पेट्रोलियम उत्पाद बना रही थी। अचानक से सऊदी मतलब अरब कंट्रीज़ में अस्थिरता आ जाती है और वहाँ से उत्पादन कम हो जाता है। तो जो ये कंपनी है इसने लोन लिया था कहीं से, जब इसका जो ये खुद ही नहीं उत्पादन कर पाएगी तो इसको आय नहीं होगी, आय नहीं होगी तो ये ऋण नहीं दे पाएगी, जिससे कि क्या होगा, एनपीए हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है अगला कह रहा है कि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक शुरू से ही बड़े कॉरपोरेट समूहों का साथ देते हैं। देखिए, अब विकास को जैसे किंगफिशर में देखा होगा आपने, किंगफिशर को प्रमोट करने के लिए बैंकों ने लोन दिया, बाद में जो है वो एनपीए में बदल गया। ठीक है, घोटालों एवं कॉरपोरेट की मिलीभगत के चलते ऋण अदायगी से कोताही। अब मतलब जो नीरव मोदी और माल्या हैं ये 22,000 करोड़ रुपए का एनपीए है, इन दोनों के कारण ही 22,000 करोड़ रुपए का एनपीए है। तो ये जो है घोटालों और कॉरपोरेट की मिलीभगत का ही जो है के चलते एनपीए हुआ है ये। आगे देखते हैं, अगला देखिए, हाँ, तो इसमें है, देखिए मानसून की अनियमितता के कारण कृषि एनपीए विरुद्ध। अब देखिए मानसून जो भारत का कृषि क्षेत्र है वो उसका जो है 60% मानसून पे निर्भर करता है। अगर मानसून में अनियमितता आ गई तो जो है उत्पादन कम हो जाएगा, जब उत्पादन कम हो जाएगा तो किसानों की आय कम होगी, क्योंकि बिक्री उसी हिसाब से कम होगी, तो आय जब कम होगी तो वो जो है जो ऋण लिए हैं किसान जो है बैंकों से वो वापस करने में बढ़ जाएगा। अगला क्या है, निवेश मूल्य में बढ़ोतरी, कच्चे माल में कमी, बिजली की कमी और औद्योगिक मंदी तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी परियोजनाओं का रुकना। देखिए
अचानक से महंगाई जब बढ़ जाती है, या कच्चे माल की कमी हो जाती है, या बिजली की कमी हो जाती है, या औद्योगिक मंदी आ जाती है, ठीक है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि जो कोई कंपनी ऋण ली थी और कोई परियोजना लगा रही थी तो वो रुक जाता है, जिससे कि उसको आय मतलब आय नहीं हो पाती, तो वो ब्याज नहीं दे पाता है, तो वो भी एनपीए का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब एनपीए से निपटने के उपाय क्या किए जा रहे हैं, देखते हैं। देखिए, आरबीआई ने सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना एसडीआर शुरू किया था। अब ये है क्या, ये यदि कोई कंपनी या संस्था ऋण नहीं चुका पा रही है तो उसके प्रबंधन में बैंक की बड़ी भूमिका हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कई बैंकों ने किसी कंपनी को लोन दिया था, ठीक है, अब वो जो है ऋण नहीं चुका पा रही है, एनपीए उनका हो गया, तो जो सबसे ज़्यादा लोन दी थी बैंक, वो जो है उसमें लीड करेगी, और जो उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें बैंक जो है सीधा हस्तक्षेप कर देगी। दूसरा क्या है, सरफेसी कानून 2002। अब सरफेसी कानून में अभी जो है बदलाव किए गए हैं, जिससे बैंकों को अधिक ताकत दे दी गई है। अब बैंकों को ऋण अदायगी नहीं होने किए जाने पर गिरवी संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार है। कुछ आप कोलेट्रल रखते हैं, जब कोई ऋण लेता है तो कुछ कोलेट्रल रखते हैं, तो उसको जो है अपने कब्जे में लेने का अधिकार है, सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत बैंकों को। अगला क्या है, सरकार ने इंद्रधनुष योजना 2015 में 7 सूत्री योजना है, ये लेकर आई, जिसका उद्देश्य क्या था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से करेंगे, और एनपीए की कमी करेंगे तथा बैंकों के प्रदर्शन में सुधार करेंगे। ठीक है, अगला है कि ऋण वसूली के लिए विधिक ढांचे को मजबूत करना होगा। अब जो ऋण वसूली के लिए इनको जो है एक सरकार को चाहिए कि एक सॉरी सॉरी मैं एक निकल गया था, हाँ, सरकार को चाहिए कि एक विधिक ढांचा बनाया जाए और उसको और मजबूती प्रदान की जाए। ठीक है, फिर तीसरा, न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अनुकूल माहौल, और जो है राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाए और बैंकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ये आपके जीएस 4 में एथिक्स में भी पूछा जाता है, जीएस 2 में निबंध में भी आप इसको कोट कर सकते हैं, और थर्ड में भी, मतलब इसको निष्कर्ष के तौर पे कोट कर किया जा सकता है कहीं भी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, प्रीलिम्स 2019 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, पहले ये देखते हैं। देखिए, न्यू कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत अनुसूची 7 में बताया गया कि कि बताए गए क्षेत्रों में कंपनी की पिछले 3 वर्ष की औसत लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होगा। देखिए, जो न्यू कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें अनुसूची 7 में ये कहा गया कि कुछ क्षेत्र दिए गए, कहा गया कि कंपनी अपने पिछले 3 वर्ष में जितना भी औसत लाभ हुआ है वो कम से कम 2% उसका खर्च करेगी। उसके लिए कुछ शर्त रखा कि किन कंपनियों को ऐसा करना है। यदि कंपनी 5 करोड़ से ज़्यादा लाभ कमाने वाली है, या 5 करोड़ से अधिक विशुद्ध संपत्ति वाली कंपनी है, या 1,000 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनी है। देखिए, तीन वो शर्तें हैं, अगर तीनों शर्तों में से कोई एक फॉलो कर रहा है तो उसको जो है अपने 3 वर्ष का जो शुद्ध लाभ है उसका 2% विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च करना पड़ेगा। अभी कौन से क्षेत्र हैं वो आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्या है, 5 करोड़ से ज़्यादा का लाभ हो रहा है। ठीक है, नंबर 1 है। नंबर दूसरा क्या है कि 500 करोड़ से अधिक विशुद्ध संपत्ति हो उसकी, ठीक है, उस कंपनी की। और तीसरा क्या है, 1,000 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनी हो। तो 3 है ये। अगर ऐसा करती है तो नए कंपनी एक्ट, जो न्यू कंपनी एक्ट 2013 है, इसकी अनुसूची 7 के अंतर्गत उसे अपने 3 वर्षों के लाभ का 2% खर्च करना होगा। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इनको खर्च करना है, जैसे भूख गरीबी है, शिक्षा है, लिंग समानता है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण है, SC ST कल्याण है, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के लिए गठित कोष में योगदान है। अब देखिए, आप जब अपने स्कूल में होंगे या कभी आप देखते होंगे, कहीं स्कूल हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गया, वहाँ पे जो है कभी वाटर कूलर लगा होता है, जैसे लगा रहेगा स्टेट बैंक सौजन्य से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाटर कूलर, या पेड़ लगे रहेंगे सौजन्य से HDFC, या ऐसे। तो ये जो होता है ना, ये CSR के द्वारा ही वो जो है उन कंपनियों द्वारा, जैसे ये जो बैंक होते हैं या कोई भी कंपनी होगी, जैसे अब इन्फोसिस है, या जो है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये अपने जो है कुल शुद्ध लाभ का 2% खर्च करती हैं। तो जो कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो
कहीं सीलिंग फैन लगा रहेगा, सार्वजनिक स्कूलों में कोई सीलिंग फैन लगा देता है, तो कोई जो है यही जो वाटर कूलर लगवा देता है, तो ये सब जो है आपने देखा होगा ऐसा। तो ये आप देखिए कंपनी एक्ट 2013 में क्या किया गया है कि अंतर्गत जो ये शर्तें हैं, अगर ये कंपनियां तीनों शर्तों में से एक को फॉलो कर रही हैं, तो उनको जो है अनिवार्य कर दिया गया है कि अपने शुद्ध लाभ का जो है 2% खर्च करना ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है वित्त बाजार। ठीक है, अगला टॉपिक वित्त बाजार है। पहले समझते हैं बाजार क्या होता है। बाजार क्या होता है? अब बाजार जैसे है जहाँ किसी संसाधन के क्रेता और विक्रेता आपस में विनिमय करते हैं। देखिए क्रेता भी हैं और विक्रेता भी हैं। कहते हैं हम बाजार जा रहे हैं। बाजार आप जब जाते हैं तो पैसा देते हैं और अपनी मतलब कि ज़रूरत की वस्तुएं लेते हैं, तो विक्रेता और जो सामने है वो विक्रेता हो गया। ठीक है, तो आपस में विनिमय जब कर रहे हैं तो ये जो है बाजार हो गया। बाजार अब दो प्रकार के हैं, एक वस्तु बाजार है, एक सेवा बाजार है। वस्तु बाजार में क्या है? वस्तुओं की खरीद बिक्री होगी, और सेवा बाजार क्या है? सेवा की क्रय बिक्री होगी। अब सेवा बाजार में जैसे आप जो ये है फ़ोन का जो रिचार्ज कराते हैं, ये एक तरीके से सेवा बाजार है। ठीक है, और जो वस्तु बाजार है इसमें आप जो वस्तुएं खरीदते हैं, सब्जी हो गया, किताब हो गया, जो भी अन्य चीज़ें हैं, ये सेवा वस्तुएं हैं। अब आइए वित्त बाजार क्या होता है देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। देखिए वित्त बाजार राष्ट्र के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करता है। बचत निवेश को बढ़ावा देता है। ठीक है, आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग जिससे देश में पूंजी निर्माण, राष्ट्रीय आय, रोजगार को बढ़ावा मिलता है। गरीबी से निपटने में सहायता मिलती है। किससे? वित्त बाजार से। चलिए आगे देखते हैं, भारत में वित्त बाजार की संरचना देखते हैं अब। ठीक है, अब ये जो है जो पीछे कहा गया है इससे समझ में आएगा कैसे आर्थिक विकास मिलता है, रोजगार बढ़ता है, ये सब यहाँ समझ में आएगा। देखिए अब भारत में वित्त बाजार की संरचना देखेंगे तो ये दो प्रकार के हैं। एक है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, जिसका रेगुलेटर आरबीआई है। दूसरा है पूंजी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जिसे पूंजी बाजार, जिसे कैपिटल मार्केट कह रहे हैं, और रेगुलेटर सेबी है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में लेन देन हो रहा है, मतलब एक वर्ष की कम अवधि के लिए जो व्यापार हो रहा है या लेन देन हो रहा है, वो मुद्रा बाजार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि जो बैंक सिस्टम है वो मुद्रा बाजार के अंतर्गत आएंगी। और जब लॉन्ग टर्म के अंदर लेन देन हो रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक वर्ष से अधिक का व्यापार जब हो रहा है, तो वो पूंजी कैपिटल मार्केट में आ रहा है। ठीक है, मुद्रा बाजार की श्रेणी ये दो, इसमें देखिए श्रेणी दो है, संगठित श्रेणी है, असंगठित श्रेणी है। असंगठित में क्या हो गया कि जो जैसे साहूकार से आपने लोन लिया या उससे जो है कोई व्यापार किया, रिश्तेदार से आप पैसे लेते हैं या उनको पैसे देते हैं, या हुंडी जो होती है एक तरीका का होता है कि लिखा रहता है कि मैं आपको इतने रुपए इतने साल बाद देने का वादा करता हूँ, उसमें सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो हुंडी हो गई। ये सब क्या होता है? ये सब असंगठित तरीके हैं। ठीक है, और ये आरबीआई द्वारा इसको विनियमित रेगुलेट नहीं किया जाता है, लेकिन जो संगठित तरीके हैं उसका रेगुलेटर आरबीआई होता है। इसमें सरकारी निजी बैंक आते हैं, और ये ट्रेजरी बिल द्वारा भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, जिससे कि उनको जो है गवर्नमेंट को जो पैसे की आवश्यकता होती है तो इसी द्वारा प्राप्त की जाती है। और लॉन्ग टर्म में क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। सेकेंडरी में क्या है? रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हाँ, अब देखिए है कॉल जो मनी मार्केट की कॉल मनी मार्केट क्या है, इसको अभी हम समझ रहे हैं। हाँ, कॉल मनी मार्केट मतलब मांग मुद्रा बाजार। मांग मुद्रा बाजार जो है ये बैंकों के बीच होने वाला एक दिवसीय व्यापार है। बैंकों के बीच ये जो कॉल मनी मार्केट है ये बैंकों के बीच हो रहा है, एक दिवसीय, एक दिन के लिए जो व्यापार हो रहा है, अगले दिन वापसी के शर्त पर दिया जाने वाला ऋण है। मान लीजिए अब दो बैंक हैं और उनमें से एक के पास कैश की कमी आ गई है। ठीक है, 1 करोड़ मान लीजिए कोई आया मांगने 1 करोड़ का लोन, तो उसके पास अभी जो है 80 लाख हैं, तो 20 लाख क्या करेगा वो कि तुरंत किसी और बैंक से लेकर जो वहाँ पे उसकी शाखा होगी उसको कहेगा कल हम लौटा देंगे, और उसको 1 करोड़ दे देगा। ठीक है, ये जो है कॉल मनी मार्केट हो गया। जो लिबोर है, जो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, वो विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है ये कॉल मनी मार्केट का, लंदन में, उसे लिबोर कहते हैं। ठीक है, माइबोर क्या है? मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट है। नोटिस मुद्रा बाजार क्या होता है? 1 से 14 दिनों के बीच बैंक में होने वाला जो व्यापार है वो नोटिस मुद्रा
बाजार है। और एक दिवसीय व्यापार को क्या कहते हैं? कॉल मनी मार्केट कहते हैं। और अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार, जब 14 दिन से अधिक और 1 वर्ष से कम के लिए जो व्यापार होता है उसी को कहते हैं अंतर बैंक अवधि मुद्रा बाजार। वाणिज्यिक विल क्या होते हैं? देखिए, जब 3 माह के व्यापारियों द्वारा एक दूसरे को साख देने के लिए जारी किया जाता है। अब जो मान लीजिए कोई व्यापारी है, व्यापारी है, उसको जो है अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो वो क्या करेगा? एक वाणिज्यिक कॉमर्शियल बिल जारी कर देगा। कॉमर्शियल बिल जारी कर देगा तथा वो जो है केवल 3 माह के लिए होगा, और उससे जो है उनको जो है जिनको चाहिए पैसे उनको दे देंगे। ठीक है, फिर 3 महीने बाद उस वाणिज्यिक बिल को वो ले जाएंगे और उस पर जो है वो जो पैसा उन्होंने दिया था वो वापस कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट को मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकते हैं कि एक तो लोन ले सकते हैं आरबीआई से, दूसरा क्या कर सकते हैं कि वो लोगों से भी पैसे ले सकते हैं। जो लोगों से पैसे लेने के लिए वो क्या करेंगे कि ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है वो, अब देखिए पढ़ते हैं हम क्या है, समझते हैं। ट्रेजरी बिल, देखिए ट्रेजरी बिल पहले समझते हैं। ये भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार की ओर से आरबीआई जारी कर रहा है ट्रेजरी बिल को। ठीक है, और ये जो है मतलब सिक्योर होते हैं, फुल्ली सिक्योर। जो गवर्नमेंट की तरफ से ये सिक्योरिटी जारी किए जाते हैं ये फुल्ली सिक्योर होते हैं। इनमें जो है आपके हानि होने का खतरा कम होता है। दूसरा क्या है, इसकी अवधि 1 वर्ष तक होती है। ठीक है, और ये 3 टाइप के होते हैं, एक 81 दिन, फिर एक दूसरा 182 दिन, तीसरा 384 दिन। ठीक है, ये इतनी अवधि के लिए तीन तीन टाइप के ट्रेजरी बिल होते हैं। एक 81 दिन के लिए जारी किया जाता है, एक 182 दिन के लिए जारी किया जाता है, यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, एक 81 दिन के लिए जारी किया जाता है, दूसरा 182 दिन के लिए जारी किया जाता है, तीसरा 364 दिन के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, 3 टाइप के ट्रेजरी बिल हैं। ब्याज की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ब्याज भुगतान की जानकारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। मान लीजिए 10 लाख का जो है ट्रेजरी बिल है, ठीक है, और आरबीआई ने इसे जो है 9,50,000 पे जारी किया और कहा कि आप जो है 81 दिन बाद लाइए और 10 लाख हमसे ले जाइए। ठीक है, की जरूरत थी, मतलब गवर्नमेंट को जरूरत थी पैसे की, तो आपने उसको जो है क्या किया कि 9,50,000 का खरीद लिया, लेकिन 81 दिन बाद आपको आरबीआई वो 10 लाख दे देगा, तो ये इससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डूबने वाला वो नहीं है, मतलब इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसे खरीदने वाले को नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह वास्तविक रेट वाला डिस्काउंट पर मिलता है। ठीक है, यही जो अभी मैंने कहा था कि 10 लाख का था तो 9,50,000 पे दिया आरबीआई ने आपको 50,000 का फायदा हो गया जब आप वापस देंगे इसको आरबीआई को। ठीक है, ये वाणिज्यिक बैंक, कंपनियां, म्यूचुअल फंड और एफपीआई तथा एनआरआई इत्यादि इन्हें खरीद सकते हैं। ये लोग इसको, जो ट्रेजरी बिल है, इसको खरीदने के लिए वाणिज्यिक बैंकें खरीद सकती हैं, बीमा कंपनियां खरीद सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और एफपीआईस हैं और एनआरआई हैं, वो लोग इसे खरीद सकते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? देखिए, जब 1 वर्ष से 20 वर्ष के लिए, 1 वर्ष से अधिक हो और 20 वर्ष तक जो है के लिए निवेश किया जा रहा हो तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ब्याज भुगतान की जानकारी होती है। जैसे ये क्या था, ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पे जारी किया जाता था, लेकिन ये डिस्काउंट पे ना जारी करके, मान लीजिए 10 लाख है तो 10 लाख रुपए का इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी किया। ठीक है, और बोला कि इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। फिर 10 साल बाद जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप लेके जाएंगे तो आपको 10 लाख प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी डिस्काउंट पर बेची जाए तो इसे जीरो कपल बॉन्ड कहते हैं। और ये देखिए, जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं इन्हें गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। जो जिनका यहाँ पे जिस बाजार में इनका क्रय विक्रय होता है उसे गिल्ट एज मार्केट कहते हैं। और जो ये होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये गिल्ट एज होती हैं। अगर पूछेगा, इससे पीसीएस में पूछा जा चुका है कि गिल्ट एज मार्केट से आप क्या समझते हैं, गिल्ट एज से आप क्या समझते हैं, तो रहेगा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय को हम गिल्ट एज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन वही टिक करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है। अब ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए, यह म्यूचुअल बेनिफिट
फाइनेंस कंपनीज, ये क्या होती हैं? म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे को ही वो फ़ायदा पहुंचा रही हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऐसी कंपनियां जो अपने सदस्यों के लिए कार्य करती हैं, ठीक है, जो उसके सदस्य होते हैं उनके लिए कार्य करती है। निधि कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। निधि कंपनियां को जो है, निधि कंपनियां गवर्नमेंट एक्ट 2015 के द्वारा 2013 के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और केवल अपने सदस्यों के बीच आधारित आपसी लाभ और बचत को बढ़ाने के लिए ये गठित की जाती हैं। अपने जो सदस्य हैं वही केवल इन कंपनियों का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जो ये होते हैं म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनियां, और ये दक्षिण भारत में ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। इसका नियमन जो है कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। इसमें चिट फंड शामिल होते हैं। अभी चिट फंड जो है ये बहुत ही चर्चा में रहता है, कभी ना कभी विवाद आप इसका सुनते ही होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे, ठीक है। चिट फंड क्या होता है? चिट फंड लोगों का समूह वित्तीय लेन देन के लिए समझौता करता है। एक निश्चित और कम तय वक्त पर किस्तों पर जमा तथा परिपक्वता की अवधि पूरा होने पर ब्याज सहित वापस लौटाया जाता है, ठीक है। अब चिट फंड, इसमें चिट फंड शामिल होते हैं। ये संवर्ती सूची का विषय है चिट फंड। इसके लिए केंद्रीय कानून बनाया गया है 1978 में, राज्य कानून बनाया गया है, राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया है 1982 में। हाल में आरबीआई द्वारा एनआरआईज को भी बिना किसी सीमा के चिट फंड में निवेश की अनुमति दे दी है। अब देखिए, जो चिट फंड है इनका जो है क्या होता है काम, कि ये जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं उनसे पैसा लेके और ये कहीं लगा के उनको फिर रिटर्न देते हैं। इसका क्या होता है कि कभी कभी इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, जैसा कि शारदा चिट फंड घोटाला जो 2008 में वेस्ट बंगाल में किया गया था। जो शारदा नामक कंपनी थी जो उसने किया था, उसने क्या किया कि जो है लगभग 8,000 करोड़ रुपए इसने लोगों के उठा लिए, ठीक है, और दिखाया कि हम, उसने कई सारी कंपनियां खोल दी, ठीक है, और दिखाया कि हम यहाँ पे निवेश किए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब निवेशकों को पैसा वापस नहीं शक हुआ, फिर पता चला कि इन्होंने ऐसा घोटाला कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है चिट फंड जो होते हैं ये बहुत ही, इसमें क्या होता है कि कैसे ये लोगों को फंसाते हैं। जो चिट फंड के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को से ये निवेश लेते हैं जिनको वित्तीय शिक्षा का अभाव होता है। फिर आकर्षक प्रतिफल, जैसे इसमें शारदा में क्या था, जो शारदा चिट फंड घोटाला हुआ था, इसमें उसने बोला था कि जो है कुछ सालों में 34 गुना फ़ायदा आपको देंगे हम कुछ सालों में। सोचिए, संभव है? ऐसा नहीं लगता है। तो शारदा चिट फंड घोटाला ऐसे ही किया था इन्होंने, आकर्षक प्रतिफल देने के लिए वादा किया, लालच दिया, जिससे लोग आए। वित्तीय समावेशन का अभाव होता है। बैंक द्वारा जमाओं में कम प्रतिफल। अब लोग जैसे कि अगर सेविंग में जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, या जो है रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, तो मैक्सिमम उनको 4 या 6 से 8% तक का ब्याज मिलता है। लेकिन जो चिट फंड होते हैं ये सीधा गुना, हम कहते हैं 20 गुना पैसा हम 2 साल बाद। तो इससे जो है वो लोग जो है उधर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, जो कम मतलब जिन्हें वित्तीय शिक्षा का अभाव होता है, ठीक है। देखिए, अब 10 करोड़ 1,000 करोड़ 100 करोड़ या 50 व्यक्तियों वाले चिट फंड का नियमन सेबी करता है, परंतु चिट फंड स्थानीय स्तर पर लेन देन करते हैं, जो इसके नियमन में सबसे बड़ी कठिनाई है। देखिए, जो बड़ी चिट फंड होते हैं, जैसे 100 करोड़ या 50 व्यक्तियों का चिट फंड, इसका नियमन तो सेबी करता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी चिट फंड में वो काम होते हैं ना, तो उसका जो है लेन देन, उसके नियमन में, उसके रेगुलेशन में कठिनाई होती है, तभी ये बड़े बड़े घोटाले सामने बाद में पता चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते हैं देखते हैं। हाँ, देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट जो है, ये अगर कोई निवेशक है, अब सरल शब्दों में आपको पहले समझा देते हैं। कोई निवेशक है, विदेशी निवेशक है, और भारत के मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा है, ठीक है, भारत के मार्केट में पैसा लगाना चाह रहा है, लेकिन वो अपने जो है आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहा है, वो छुप के मतलब लगाना चाह रहा है पैसा, पूरी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहा है सेबी में। तो वो क्या करेगा कि इस पी नोट के माध्यम से वो निवेश कर सकता है। देखिए, जो निवेशक सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराए बिना शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, पी नोट का उपयोग करते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट का उपयोग करते हैं। ये विदेशी ब्रोकर हाउस के जरिए निवेश करते हैं।
ठीक है। फिर एमबी शाह समिति जो बनी थी, जो काले धन की गणना के लिए एमबी शाह समिति हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मोदी सरकार द्वारा बनाई गई थी 2015 में, उसने कहा कि पी नोट जो है काले धन से जुड़े होते हैं। फिर सेबी ने कहा पी नोट के निवेशकों के बारे में जानकारी देनी होगी अब, और एफपीआईज में पी नोट की भूमिका लगभग 10% रह गई, अब घटती जा रही है। देखिए क्या होता है कि अगर किसी कंपनी में निवेश करना है तो अगर उस टोटल निवेश का 10% टोटल जो है कंपनी मूल्य का जो भी है, अगर 10% से ज़्यादा कोई निवेश करता है तो वो एफडीआई होता है, लेकिन उससे कम जो करेगा वो एफपीआई होता है। 10% से अगर कम है निवेश तो एफपीआई होता है। अब यहाँ पे क्या होता था, जो ये पार्टिसिपेटरी नोट होता था, ये लोग जो बाहरी लोग होते थे उच्च प्रतिफल के रूप में अपना आइडेंटिटी, मतलब कि अगर कम 10% से कम करना होता था तो का यूज करते थे, जिसे बाद में बताया गया कि ये काले धन और जो है काले धन से जुड़ा होता है। अब जो है क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसका परसेंटेज कम हो रहा है। ठीक है। और किसी भी देश के लिए होता है एफपीआई उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये जो है अस्थायी प्रकृति के नहीं होते हैं, कभी भी ये भाग जाते हैं, मतलब पैसा निकाल के वापस चले जाएंगे। लेकिन जो एफडीआई होगा उससे जो आपका रोजगार भी बढ़ेगा और समृद्धि भी आएगी, वो आगे हम लेक्चर में देखेंगे, किसी और लेक्चर में। यूरो इशू क्या होते हैं, देखिए आइए यूरो इशू देखते हैं। जब भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजार में पूंजी एकत्र करने के लिए जब वाला जो इशू किया जाता है बॉन्ड, उसे यूरो इशू कहते हैं। ठीक है। अब ये इनके प्रकार क्या हैं, जैसे अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडीआर, अगर अमेरिका में ये लाए गए हैं, अमेरिका में जो अगर भारतीय कंपनियों द्वारा इशू लाए गए हैं तो उनको एडीआर कहेंगे, अमेरिकन रिजर्व क्या है, अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अमेरिका में लाए जाते हैं। और जीडीआर क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो यूरोप में लाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय कंपनियों द्वारा यूरोप में जो है पूंजी एकत्रित करने के लिए जो इशू करता है, वही जो है अपनी इक्विटी जब इशू करेंगे तो वो जो है जीडीआर हो गया। विदेशी कंपनियां भी भारत में यूरो इशू ला सकती हैं, इसके लिए भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी करने पड़ते हैं, जो कि अब लोकप्रिय नहीं है, ऐसा अब नहीं हो रहा है। भारतीयों द्वारा विदेशों में निवेश के मार्ग तो ये 3 टाइप से हैं। ऑटोमेटिक रूट 1,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक, ये ऑटोमेटिक रूट। फिर एडीआर जीडीआर मतलब अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र। आइए आगे अगला टॉपिक देखते हैं, शेयर मार्केट। अब आ जाते हैं। हाँ, तो शेयर मार्केट देखते हैं। अब शेयर मार्केट के लिए अगर आपको इनके टर्म्स समझना हो या अच्छे समझना हो तो जो वो हर्षद मेहता का स्कैम पर एक वेब सीरीज और मूवी भी आई है अभिषेक बच्चन वाली, वो देखिएगा तो उससे बहुत अच्छे से ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट निवेशकों के लिए तरलता बनाए रखने के लिए शेयर बाजार जरूरी है, ताकि निवेशक शेयर की खरीद बिक्री कर सकें। ठीक है। जो शेयर क्या होते हैं कि किसी कंपनी की हिस्सेदारी होती है, किसी कंपनी की जो हिस्सेदारी है, मान लीजिए 100 कंपनी है तो 100 उसके शेयर्स हैं तो 100% हिस्सेदारी है उसकी। अब वो उसमें क्या होता है कि अगर 10% निकाल दिया या 20%, कभी 20% शेयर का वो आईपीओ जारी कर दिया कि हम शेयर मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, तो उससे उसको पैसा मिल रहा है। 2 तरीके से कंपनियां पैसा ले सकती हैं, एक तो अपनी हिस्सेदारी बेच के, दूसरा ऋण लेके। जो होता है ये इसमें शेयर मार्केट में हिस्सेदारी बेच के ले रही हैं कंपनियां ऋण, वो पूंजी एकत्रित कर। अब भारत के प्रमुख शेयर बाजार देखते हैं। इन्हीं शेयर बाजार में कंपनियां, जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, वो अपने शेयर मतलब बेच के, हिस्सेदारी बेच के जो है आय अर्जित करती हैं। ठीक है, पूंजी अर्जित करती हैं। फेरी वाला जो समिति है, इसने 1992 में 1992 इसके सिफारिश पे 1992 में राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का स्थापना की गया था मुंबई में। ठीक है, फेरी वाला समिति की सिफारिश पर 1992 में मुंबई में शेयर बाजार NSE का स्थापना किया गया था। इसका प्रमोटर कौन है, IDBI बैंक। ठीक है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE एशिया का सबसे पुराना है, 1875 में स्थापित किया गया था और 5,000 से अधिक कंपनियां इसमें पंजीकृत हैं। और जो इसका सेंसेक्स सूचकांक है वो 30 अग्रणी कंपनियों का औसत होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा सेंसेक्स क्या है तो दे देगा 50 अग्रणी कंपनियों का औसत, 30 अग्रणी का, 25 का, 100 का। तो 30 अग्रणी जो कंपनियां होती हैं उनका वो है औसत है ये सेंसेक्स। फिर MCX SL 2013 देश का 3rd राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। भारत में कुल
21 स्टॉक एक्सचेंज थे, परंतु 17 स्टॉक एक्सचेंज जो है पिछले 5 वर्षों से कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो शेयर धारक पर मालिकाना हक मिलता है, अगर शेयर, अब अभी मैंने बताया ना कि शेयर में आपको हिस्सेदारी मिलती है कंपनी की, जबकि बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड धारक को वो ब्याज देने का वादा होता है, उस पर ऋण ले रहे हैं लेकिन कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, आपको ब्याज देंगे वो। इसमें क्या है, हिस्सेदारी आप ले रहे हैं, शेयर ले रहे हैं। तो शेयर केवल कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि कोई संप्रभु संस्था जैसे कि संसद, राष्ट्रपति, पीएम, इनके द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कोई कंपनी है वो जारी करती है। ठीक है, बात आइए देखते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड ये 2 टाइप के होते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड। तो सरकारी बॉन्ड सिक्योर होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड सिक्योर नहीं माने जाते हैं। अब ये एक पेपर का टुकड़ा होता है, कह रहा है ये एक पेपर का टुकड़ा होता है जिस पे कुछ अमाउंट, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या डॉट 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 कुछ भी लिखा होता है, जिसमें ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता पर अवधि 1 वर्ष से अधिक हो। अब देखिए, ये जो है, जब हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो 1 वर्ष से अधिक की बात करेंगे। अब इसमें ये ऋण जो है, कंपनी को पूंजी लेने का एक तरीका यह भी है, पूंजी अर्जित करने का एक तरीका इशू करना भी है। इसमें क्या कर रहा है कि एक पेपर होगा जिसमें जो है अमाउंट लिखा होगा, और उसमें जो है ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता पर एक अवधि 1 वर्ष से अधिक होगी, और सामान्यतः कंपनी बॉन्ड बेचकर अपनी क्षमता में विस्तार करती है। मतलब उसे पैसा मिलेगा, जब पूंजी मिलेगी तो अपने वो अधिक जो है उत्पादन अधिक करेगी, जिससे कि उसका जो है बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। ठीक है, समय पूरे होने पर पेपर का टुकड़ा जमा करने पर पैसा ब्याज मिल जाता है। अब मान लीजिए जिससे आपने खरीदा था जो, अब उस पर जो है 10% का ब्याज था, तो 1 लाख रुपए अगर आपने 1 लाख का बॉन्ड लिया था कंपनी का, तो उसके बाद मान लीजिए 2 वर्ष का समय था, 2 वर्ष बाद जब जाएंगे तो 1 लाख रुपए तो मिलेगा, साथ ही जो ब्याज जो आपने 10% का ब्याज था वो भी मिलेगा उसके साथ साथ। ठीक है, अब सूचकांक बढ़ने के कारण, जो शेयर बाजार में सूचकांक क्यों बढ़ते हैं, सॉफ्ट मौद्रिक नीति जब होगी तो पैसा जो है बाजार में अधिक होगा, तरलता अधिक होगी, तो कंपनियों के पास जब अधिक पैसा होगा तो अधिक निवेश करेंगे, जिससे कि जो उत्पादन होगा बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा, जिससे कि लोगों की आय बढ़ेगी, फिर मांग बढ़ेगी, तो उससे जो है पूरा आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। तो इससे जो है सूचकांक बढ़ेगा, सभी कंपनियों की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, तो इससे जो है सूचकांक बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, एफडीआई में रियायत। अब एफडीआई क्या है कि कोई जो एफडीआई हमने बताया ना कि जो कोई जो निवेशक होता है, टोटल जो संपत्ति होती है कंपनी की, उसका अगर 10% से अधिक जो है निवेश कर दे किसी कंपनी में, तो वो एफडीआई कहलाता है, और 10% से कम करेगा तो एफपीआई होता है वो। ठीक है, वो 2 टाइप के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर एफडीआई में रियायत दे दी जाएगी तो निवेशक बहुत आएंगे, जिससे क्या होगा, रोजगार भी जनरेट होगा। अब जब एफडीआई आ रही है तो रोजगार भी जनरेट होगा। ठीक है, रोजगार जनरेट होगा तो फिर वही आय बढ़ेगी और फिर वही चक्र चलने लगेगा। अब घटने के कारण क्या हो सकते हैं, तो मंदी, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो जो विदेशी निवेशक होते हैं वो निवेश करने से कतराते हैं, और जो निजी निवेशक में थोड़ा जोखिम कम उठाते हैं, जिससे क्या होगा कि कंपनियों की जो है उत्पादकता थोड़ी कम होगी, तो वो जो है जो शेयर मार्केट होगा उसका सूचकांक नीचे आएगा। विश्व के विभिन्न शेयर बाजार। अब देखिए, ये आपको याद कर लेना है या लिख लेना है, कहीं से भी समझ लेना है, ये कभी कभी जो है मिलाने को दे देता है। यूपीपीसीएस में भी एक बार शायद यूपीएससी में बहुत पहले पूछा था ये। ठीक है, अब निक्की क्या है, निक्की जो है जापान का शेयर बाजार है। उसके बाद देखिए डाउ जोन्स क्या है, न्यूयॉर्क का शेयर बाजार है। संघाई इंडेक्स कहाँ है, चीन का है, संघाई तो समझ में ही आ रहा है। एफटीएससी कहाँ का है, लंदन का है। नॉस्डेक कहाँ का है, यूएसए का है। ठीक है, अब निफ्टी क्या है, निफ्टी जो है, जो एनएसई था, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, उसमें सूचीबद्ध टॉप 50 कंपनियों का जो औसत है उसे ही निफ्टी कहते हैं। देखिए, जो एनएसई है, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो संवेदी सूचकांक है जिसे निफ्टी कहते हैं, वो टॉप जो 50 कंपनियां हैं उनका औसत होता है। जबकि जो सेंसेक्स है, वो जो बीएससी जो हो गया, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वो उसका सूचीबद्ध 30 कंपनियों का औसत होता है। ठीक है, निफ्टी में कितने थे, 50, और एन निफ्टी किसका था, एन फॉर एनएससी, और सेंसेक्स किसका था, और इसमें कितने थे, 30। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में। ग्रीनेक्स क्या होता है, आइए समझते हैं ग्रीनेक्स क्या होता है। ठीक है, अब ग्रीन मतलब हरा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब आइए देखते हैं क्या है, या बीएससी से संबंधित सूचकांक है।
बीएससी का सेंसेक्स क्या था, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स था, जिसमें कितने थे, 30 कंपनियों का औसत था। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा के उपयोग में सर्वाधिक कुशलता रखने वाले टॉप मोस्ट 25, अब देखिए यहाँ पे 25 है, 25 कंपनियों की इक्विटी के मूल पर आधारित होता है ये ग्रीनएक्स। ग्रीनएक्स क्या है कि जो कार्बन उत्सर्जन है और ऊर्जा में उपयोग में सर्वाधिक जो कुशलता बरतते हैं, मतलब कि कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं और ऊर्जा के उपयोग में जो है सर्वाधिक अनुकूलतम उपयोग करते हैं, दक्षतम उपयोग करते हैं, उनमें रखने वाले टॉप मोस्ट 25 कंपनी, जो उनकी टॉप मोस्ट 25 कंपनी है, उनकी इक्विटी के मूल्य पर आधारित होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला है जीरो कूपन बॉन्ड। क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड? है ये डिस्काउंट पर जारी किया जाता है और ब्याज की दर शून्य होती है तथा समय अवधि पूरी होने पर अंतिम मूल्य दे दिया जाता है। मतलब ये जीरो अवधि पर जारी किया जाता है, ये डिस्काउंट पर जारी किया, वही है जो से मैंने पहले बताया था, जो ट्रेजरी बिल थे वो सेम वैसा ही ये है। ठीक है, जीरो अवधि पर, लेकिन ये मतलब 1 वर्ष से अधिक के लिए है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट पे जैसे 10 लाख था, 9,50,000 पे जारी किया गया था, और जब आप ले जाएंगे 1-2 साल बाद तो आपको 2 लाख, मतलब पूरे 10 लाख वापस होंगे। ठीक है, अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। इस प्रकार के बॉन्ड से चुकाए गए धन का प्रयोग पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया जाता है। देखिए, जब ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है बॉन्ड, तो इससे जो धन वो जो है पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए करते हैं। वो वैश्विक स्तर पर इसे विश्व बैंक जैसी संस्था प्रोत्साहित कर रही है, विश्व बैंक भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। हाल में भारत ने इसे जारी करने की पहल शुरू की है। सबसे पहला कि जो ग्रीन बैंक है वो येस बैंक ने जारी किया है। ठीक है, भारत का जो प्राइवेट बैंक है येस बैंक, उसने जारी किया था भारत में, भारत का पहला अगर ग्रीन बैंक पूछता है तब। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, सतत, जो लगातार चलता रहे। इसकी समयावधि देखिए, इसकी समयावधि कभी समाप्त नहीं होती। इसमें बॉन्ड इक्विटी दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, ये जो परपेचुअल होता है मतलब तो हमेशा चलने वाला है, ये कभी समाप्त नहीं होती इसकी अवधि। ठीक है, जिससे इक्विटी है, वो इक्विटी अगर आप खरीदते हैं तो किसी कंपनी की हिस्सेदारी आपने खरीद ली, और बॉन्ड में क्या था कि आपने ब्याज मिलेगा आपको, और उस पर केवल आपने मतलब कि कंपनी को पैसा दिया और आपको एक मतलब दस्तावेज मिल गया है जिसमें आपको कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप शेयर खरीदते हैं तो हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। तो वही कह रहा है कि जो परपेचुअल बॉन्ड ये इक्विटी जैसा ही है। ठीक है, कि को ख़त्म होने वाला नहीं है, जब तक कंपनी रहेगी ये बॉन्ड रहेगा। अब बॉन्ड एंड डिबेंचर दोनों ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं। बॉन्ड और डिबेंचर दोनों ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं। डिबेंचर क्या होता है? एक दस्तावेज होता है। डिबेंचर क्या है? एक दस्तावेज है जो ऋण सृजन करता है या उसे स्वीकार करता है। ठीक है, जो ऋण सृजन करता है या उसे स्वीकार करता है। बड़ी कंपनियां मध्यम और दीर्घ अवधि ऋण के लिए इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, डिवेंचर का प्रयोग बड़ी कंपनियां करते हैं। अब देखिए सट्टा क्या होता है, स्पेकुलेशन। ये जो है शेयर मार्केट का एक बढ़िया टर्म है। ये जो यहाँ पे तेजरिया और ये मंदड़ियाँ हैं, ये स्कैम 1992 की पर जो हर्षद मेहता का जो वो बनी है, वेब सीरीज बनी है या मूवी है, उसको देखेंगे, इसमें बहुत बढ़िया वो समझाया है। देखिए, भविष्य होने वाले कीमत परिवर्तन के अनुमानों के आधार पर वर्तमान में खरीदने और बेचने का सौदा जो होता है वही होता है सट्टा। ये हमेशा अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मतलब क्या है कि ये कहने का तात्पर्य है कि जो भविष्य में सट्टा होता ही इसीलिए है कि भविष्य में कीमत परिवर्तन होगा, उसी के आधार पे जो है खरीदने अथवा बेचने का जो सौदा किया जाता है, ये शेयर मार्केट में होता है ऐसा, तो वही क्या होता है? सौदा होता है, वही जो है सट्टा होता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा नुकसान नहीं होता है। अब इसमें एक टर्म है तेजड़िया, एक है मंदड़िया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है दोनों, और दोनों ही जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब कि पूछ सकता है ये। तो तेजड़िया क्या है? बुल हमेशा देखिए धक्का मारेगा। बुल जो होगा अपनी सींग से ऊपर की ओर उछाल रहा है बाजार को। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ऐसे सट्टोरिया होते हैं इसमें जो भविष्य में तेजी का अनुमान लगाते हैं। बुल तेज दौड़ता है ना, तो ऐसे सट्टोरिया होते हैं जो तेजी का अनुमान लगाते हैं, जिसके कारण वर्तमान में इक्विटी आदि को खरीदते हैं। ये खरीदते हैं कि हम बाद में बेचेंगे, अभी जो है बाजार उतना तेज नहीं है, बाद में जब तेज होगा तो हम बेचेंगे और हमें अधिक लाभ मिलेगा। तो ये जैसे जैसे खरीदेंगे तो अब क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है ना, तो बढ़ता जाएगा, मार्केट ऊपर होता जाएगा। तो ये तेजड़िया होते हैं। मंदड़िया क्या होते हैं? जो बुल बियर हैं, ये
मंदी का अनुमान करके वर्तमान में इक्विटी को बेचते हैं। यह क्या करते हैं, जैसे इनको लगता है कि ये मंदी आने वाला है, आगे आने वाले समय में हमें लाभ नहीं, जैसे अब इसको दोनों वर्ड को समझते हैं हम। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, किसी कंपनी का 20 शेयर खरीद लिया। अब आपको लग रहा है वो कंपनी जो है आने वाले समय, मतलब आप शेयर मार्केट में गए और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर बढ़ जाएगा, तो आप खरीदेंगे और अन्य लोग भी उसे खरीदेंगे। तो ये तेजड़िया हो गए जो खरीद रहे हैं। और कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा नहीं, इस कंपनी का दाम गिर सकता है, मतलब इस कंपनी को आगे जो है नुकसान हो सकता है, तो जो अन्य लोग होंगे वो बेचेंगे, तो वो मंदड़िया हो गए, वो लोग मार्केट को डाउन कर रहे हैं, और जो तेजड़िया हैं वो अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, और ये आप जब इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तेजड़िया मतलब कि जो बुल है वो ऊपर करेगा मार्केट को हमेशा, मतलब हमेशा खरीदेगा, तो मांग अधिक करेगा, मांग अधिक करेगा तो बढ़ेगा ही, और ये क्या करेगा कि जो है ये बेचेगा, जब सप्लाई अधिक हो रही है ना, सप्लाई अधिक हो रही है तो नीचे जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, फंड, म्यूचुअल फंड वे संस्थाएं जो छोटे निवेशकों से बचतें एकत्रित करती हैं तथा उनको वित्त बाजार में निवेश करती हैं। अब कुछ ऐसे निवेशक भी होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है जो धनराशि होती है बहुत कम होती है, तो वो क्या करेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनियां हैं, जैसे बजाज अलियांस हो गए या कोई भी हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, या एसबीआई की जो फाइनेंस म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, मतलब जो भी हर बैंक की लगभग म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। तो वो जो ये म्यूचुअल फंड वाले क्या होते हैं, जो फंड संस्थाएं होती हैं, ये छोटे छोटे निवेशकों से क्या करते हैं कि पैसा एकत्रित करते हैं, फिर उसको जो है वित्त बाजार में लगाते हैं और उसी के द्वारा उनका प्रतिफल देते हैं। वो इसके द्वारा कम राशि की यूनिट जारी की जाती है, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इत्यादि की जो है धनराशि वो जारी करते हैं। अब इसका लाभ क्या है, ये म्यूचुअल फंड का सुरक्षित निवेश की अधिक संभावनाएं होती है। इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती हैं, ये जब जहां सबसे अधिक सुरक्षित होता है वहीं निवेश करते हैं, और जो निवेशक होते हैं उनकी छोटी राशियां होती हैं, तो उनको जो है हानि होने का भी, मतलब कि हानि होने का खतरा कम रहता है, अधिक प्रतिफल मिलता है। मान लीजिए बाजार ज़्यादा बूम कर गया तो इससे जो है अधिक प्रतिफल मिल सकता है। जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक, बाजार की तरलता लाना, इससे क्या होगा कि बाजार में तरलता भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे निवेशक हैं वो तो निवेश कर नहीं सकते थे, अब ये कंपनियां उनसे लेकर उनके बिहाफ पे कर रही हैं एक साथ में, तो इससे जो है तरलता भी बढ़ता है। वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हेज फंड क्या होता है, लास्ट टॉपिक है हमारा ये हेज फंड। इसकी कार्यप्रणाली एकदम म्यूचुअल फंड जैसी होती है, परंतु म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए होता है, जबकि हेज फंड जो है नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए कार्य करता है, ठीक है। नेटवर्थ मतलब जो वर्दी ज़्यादा पैसा खुद ही निवेश कर सकते हैं उनके लिए कार्य करता है। गिरते बाजार में म्यूचुअल फंड को शॉर्ट सेल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हेज फंड होता है इसको अगर बाजार गिर रहा है तो शॉर्ट सेल। अब हेजिंग क्या होती है, इक्विटी आदि में निवेश अथवा व्यवसाय आदि से जुड़ी हुई जोखिमों को कम करता है ये हेजिंग। हेजिंग क्या है कि जो इक्विटी आदि से जो निवेश कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें जो है ये जोखिमों को कम कर रहा है। इसी के साथ ये अर्थव्यवस्था का छठा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम जो है कर संरचना से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएसटी होगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये सब के बेसिक्स होंगे और कैसे ये काम करता है इस पर जो है डिस्कशन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। आपने यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो मतलब पूरा ही देख लिया, धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा सपोर्ट करिए, लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। और कैसी लग रही है अर्थव्यवस्था सीरीज आपको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।